तो नमस्कार दोस्तों, मैं डीएम पंडित आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, एनआईओएस से आपके डीएसएसबी के एग्ज़ाम में साइकोलॉजी बहुत ही बेहद अच्छी तरीके से आ रही है। जो आपका पार्ट भी है 100 नंबर का, उसमें साइकोलॉजी का खेल कितना तगड़ा है ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है। जिनको नहीं पता, एनआईओएस ओपन लर्निंग वाली किताबें हैं फर्स्ट ईयर की उनकी, जिनमें 10 ब्लॉक हैं। जैसे ये 501, 502, 503, 504, 506, 507, 508, 509, 510, ठीक है। हर ब्लॉक में अलग अलग यूनिट भी हैं और अलग अलग खंडों में बटी है। जैसे 501 ए, 501 बी, 501 सी, ठीक है, ऐसे करके। तो इन सारी जो बुक्स हैं, मतलब इनके पीडीएफ तो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे एनआईओएस की साइट पे, ठीक है। और ये इन्हीं में से डायरेक्ट, आप विश्वास नहीं मानेंगे, डीएसएसबी के एग्जाम में डायरेक्ट इनमें से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। और आप अगर ये वीडियो देखने आए हैं तो हालांकि आपको पता ही होगा कि कितने सारे क्वेश्चन इसमें से उठ के आ रहे हैं। आपने अगर नहीं पढ़ी है इसे, तो हम आपको पढ़ाने में मदद करेंगे, ठीक है। हमने क्या करा है कि जो एनआईओएस की किताबें हैं ना, उसमें पीडीएफ में से बहुत लंबी लंबी पीडीएफ है। हमने केवल है ना बड़ी बड़ी चीज़ें हाईलाइट कर दी है। जैसे ये किताब है 501 भारत में प्रारंभिक शिक्षा एवं सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, ठीक है, ब्लॉक 1 है, ठीक। अब इनमें से जो मेन मेन चीज़ है ना, वो हमने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। जैसे इसमें से इस वाले में देखेंगे तो इकाई 1 भारत में शिक्षा प्रणाली, इकाई 2 भारतीय शिक्षा प्रणाली, इकाई 3 शिक्षा एक मौलिक अधिकार, इकाई 4 प्रारंभिक शिक्षा के सर्वांगीकरण की संगठनात्मक संरचना, ठीक है। ऐसी खंड 2 है, खंड 3 है ब्लॉक, ठीक है। 3 ब्लॉक में 10 इकाई है, 10 की 10 इकाई हमें पढ़नी है 501। फिर ऐसे ही 502 भी पढ़ना है, ठीक है। ऐसे ही 510 तक पढ़ना है, ठीक। तो आज हम आपको 501 की इकाई 1 भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में बताएंगे, जिसमें पुराने जमाने में शिक्षा कैसी थी भारत में, उसके बारे में बताया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए कि ये जो पीडीएफ है ना, इसमें ना हाईलाइट कर रखी चीज़ें, तो आपको ना ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें पहले से हाईलाइट कर रखी है चीज़ें, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ आएगी कि जो हमने हाईलाइट कर रखा है, ठीक। एक मिनट, ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, कोई बात नहीं, इसे हटा देता हूँ, ठीक। तो हम ये जो चालू कर रहे हैं, ये एक मिनट इसको हटा दूँ, डिस्कार्ड कर देता हूँ, हाँ, ठीक है। ये देखिए कि प्रस्तावना चालू कर रहे हैं, पहले इसको समझना है आपको। ये लगभग 30 मिनट की वीडियो बनेगी, इसी ऐसी वीडियो बनती रहेगी। आपको ना, जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे पढ़ने के बाद, आपको मिलेगा कि जो एनआईओएस से जो चीज़ें हैं ना, वो डायरेक्ट पेपर में उठ के आ रही है, डायरेक्ट लाइन की लाइन, ठीक है। अब जो पिछली बार का डीएसएसबी का एग्जाम था ना, कुछ नहीं तो लगभग है ना 30 क्वेश्चंस डायरेक्ट है ना उठ के लाइन टू लाइन हूबहू आए थे, ठीक है। तो आप पढ़िए, आपको पता लगे। चलिए चालू करते पहले देखना। आप ये महसूस करेंगे कि प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण आज एक वैश्विक चिंता का विषय बन गया है। शिक्षा के इस सार्वत्रिकीकरण को सहस्राब्दी के विकास के लक्ष्यों एमडीजीएस के रूप में जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं? एमडीजीएस को मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ठीक है, के में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और आज इस आजीविका से दूसरे स्थान पर, ठीक है, दूसरे स्थान पर यह अवधि शीघ्र ही रखा गया है, जिसे 200 से अधिक देशों द्वारा अगले 15 वर्षों में प्राप्त किया जाना है। यह अवधि शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। इस निर्णय में भारत भी एक पक्षकार समर्थक रहा है। आप ये देख सकते हैं कि निरक्षरता मतलब समझते हैं ना, अनपढ़ होना, उन्मूलन, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण की प्राप्ति के लिए हमारे लगातार लगभग 50 वर्षों से किए जा रहे प्रयास अब सफलता की ओर दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब सफल हो रहे हैं, जो 50 आज़ादी के बाद से जो कोशिशें कर रहे हैं, ठीक है, होती दिखाई पड़ रही है। आज हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए एक विशाल शैक्षिक तंत्र खड़ा हो गया है, जिसमें उन्नत नामांकन अवधारणा तथा अध्यापक अध्येता अनुपात, मतलब टीचर और प्यूपिल का रेशियो होता है ना, बच्चों का रेशियो होता है, उसके बारे में बात कर रहा है। उच्च साक्षरता, ठीक है, तथा ये बेहतर आधारभूत सुविधाएं, स्कूल, उनका विकास विद्यमान है। तथापि साक्षरता अभियान, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम डीपीई एसए सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार ऐसे राष्ट्रीय स्तर पर की गई पहल के पहले बावजूद हमारे लाखों बच्चे अभी भी विद्यालय से बाहर है। देखो, इतना कुछ करा हमने, सर्व शिक्षा अभियान करा, पता नहीं क्या करा, लेकिन अभी भी हमारे लाखों बच्चे क्या है, स्कूलों में आते नहीं, स्कूलों से बाहर है। तथा सन 2015 से पूर्व लगभग 10 लाख अध्यापकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। इस तथ्य में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान के द्वारा चलाए जाने वाले प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम महत्वपूर्ण बनाए, ठीक है। जो एनआईओएस वगैरह चलाते हैं डिप्लोमा कार्यक्रम, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए, हम इस कार्यक्रम के प्रथम पाठ्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। इस पाठ्यक्रम की प्रथम इकाई, यह इकाई आपको प्राचीन समय से आरंभ करके स्वतंत्रता के पूर्व काल के भारतीय शिक्षा के संक्षिप्त ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से अवगत कराई। मतलब जब अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों के से आज तक जितना है ना, जो भी डेवलपमेंट हुआ है शिक्षा को, चाहे एनसीएफ हो, चाहे एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे जो मैकॉले है जिसने अंग्रेजी को कंपलसरी बनाया था, उसका कानून हो, सब कुछ। इतिहास के अध्ययन से आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी संस्कृतियों में एक है। किसी भी सभ्यता का संस्कृति भाव तथा राष्ट्र के आदर्श उनके द्वारा अनुशासित शैक्षिक संस्थानों के द्वारा प्रतिबिंब होता है। देखिए, जो क्वेश्चन बनेगा ना डीएसएसबी में एग्जाम में,
वो डायरेक्ट ये लाइन उठ के आ जाएगी, इसलिए इसको हाईलाइट कर रखा है। जिनसे भी पीडीएफ लिए ना उन्होंने इसको हाईलाइट कर रखा है, देखिए। और इससे आपको फायदा है क्योंकि हाईलाइट हो रखा है। अब जब आपको रिवीजन करनी होगी ना, केवल ये हाईलाइट वाली चीजें देख लेना अगर कम टाइम होगा, ठीक। और डायरेक्ट यही क्वेश्चन आएगा कि किसी राष्ट्र की संस्थाएं कैसी होंगी, तो कैसी होंगी जहाँ पे मतलब जैसी उनकी संस्कृति और राष्ट्र के आदर्श कैसे होंगे, जैसे वहाँ के स्कूल और कॉलेज होंगे, ठीक है। वास्तव में जैसे आपको विदित है, एक सभ्य समाज में विश्वविद्यालय संस्था तथा शैक्षणिक प्रक्रिया का आरंभ उस समाज तथा संस्कृति के निर्माण विकास उससे संपोषित करने के उद्देश्य से किया जाता है। बिल्कुल सही, ठीक है। यही हमारे देश में हुआ। भारतीय शिक्षा प्रणाली भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ी हुई है। बहुत सी कंपनियों के कमियों के बावजूद यह सामाजिक पुनर्निर्माण तथा विकास का एक सशक्त साधन बना रहा, ठीक। मतलब कितनी भी दिक्कतें आई, लेकिन आज भी हम विकास कर रहे हैं भारत का। प्राचीन भारत की शैक्षिक पद्धतियों की समीक्षा को आपको रुचि कर लगेगी। आप ये देखेंगे कि किस भांति उन ऐतिहासिक कालों में अध्यापक और शैक्षिक संस्थाएं जन सामान्य के दैनिक जीवन का अंग बनी हैं, जबकि उस समय ना तो कोई मुद्रण सुविधा उपलब्ध थी, ना ही कोई सूचना प्रौद्योगिकी विद्यमान थी। मतलब आज की तरह टेक्नोलॉजी नहीं थी पहले। आप प्राचीन काल की भारतीय शिक्षा के मूल्यों को ढूंढ सकते हैं आज, और आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उनके औचित्यों की जांच भी कर सकते हैं कि देखो पहले कुछ भी नहीं था, तब भी हम सब इतने अच्छे से पढ़ते थे, लिखते थे, सब कुछ था, लेकिन आज देख लो आज के हालात है सब कुछ होने के बाद, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्या क्या पढ़ना है हमें, अधिगम उद्देश्य ये है। अब डायरेक्ट हम आते हैं इस पे 1.2 पे। प्राचीन भारतीय शिक्षा एक संक्षिप्त सर्वेक्षण। 17वीं शताब्दी से पहले आपको ऐसी कोई पुस्तकें नहीं मिलेंगी जिसमें प्राचीन भारतीयों के शैक्षिक सिद्धांत तथा पद्धतियाँ उपलब्ध हों, जबकि यह सत्य है कि इस प्रकार की सैद्धांतिक पद्धति बहुत लंबे समय तक व्यवहार में रही। सूत्रों और स्मृतियों जैसे धर्म ग्रंथों में माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के मुख्य लक्षणों की रूपरेखा आवश्यक मिल सकते हैं, परंतु आपको कहीं भी प्राथमिक शिक्षा का अलग से विवरण नहीं मिलेगा। मतलब अलग से नहीं था, लेकिन हमारे भारत में पहले से चल रहा था ये सब। जो आज जैसे प्री स्कूल, प्ले स्कूल, ये सब नाटक है ना, ये हमारे भारत में बहुत पहले से चल रहा था। हम और सबको लगता है कि ये अंग्रेज करके गए हैं, ठीक। प्राचीन काल में शिक्षा को स्व उत्थान की एक प्रक्रिया समझा जाता था, मतलब खुद का उत्थान करना। शिक्षा आज जैसे आज है, रटना है, सब कुछ है, नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं बच्चे, लेकिन पहले क्या होता था, स्व उत्थान, मतलब खुद को जानने के लिए, ठीक है। जो जन्म से मृत्यु पर्यंत चलती रहती थी, हमेशा चलती रहती थी, ठीक है। प्राथमिक अवस्था में यह जीवन जीने और दैनिक क्रियाकलाप संपादित करने की शिक्षा थी। अतः संभवतः इसे औपचारिक शिक्षा की एक अलग अवस्था नहीं माना गया। यह जीवन की तैयारी थी, ठीक है। ये क्या थी, जीवन की तैयारी। तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ के आएगा डायरेक्ट कि औपचारिक शिक्षा क्या थी पहले जमाने में, तो क्या बोलेंगे, जीवन की तैयारी। एक ऑप्शन होगा जीवन की तैयारी, वो आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। आपको देश में वह साहित्य उपलब्ध हो सकता है जिससे ज्ञान को व्यक्ति का तीसरा नेत्र समझा जा सकता है, ठीक है। ज्ञान को व्यक्ति का कौन सा नेत्र, तीसरा कहा गया है, जो जीवन के सभी मामलों को अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हमारे पूर्वजों की मान्यता रही है कि शिक्षा द्वारा विकसित अंतर्दृष्टि से बुद्धि सर्वाधित होती है और एक शक्ति समझा जाता है, जिससे आपकी कार्य कुशलता बढ़ती है और आपको इस योग्य बनाती है कि आप प्रतिष्ठा, सम्मान और धन दौलत कमा सके। मतलब शिक्षा के बारे में बता रहे, शिक्षा क्या क्या करती है, सब कुछ करने लायक बनाती है हमें, ठीक है। ऐसी मान्यता थी कि धन दौलत से न केवल हमें प्रसन्नता मिलती है, परंतु अपितु इससे हमारे धार्मिक, पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों के निर्वाह में भी सहायता मिलती है। अंत तो गवाह इससे मुक्ति का मार्ग खुलता है, किससे, शिक्षा से, ठीक है। भर्तृहरि ने नीति शतक में कहा है कि शिक्षा के बिना हम पशु समान हैं। अब ऐसे ही क्वेश्चन उठ के आएगा आपको डीएसएसबी में कि नीति शतक किसने लिखी है, तो आंसर आएगा भर्तृहरि। और नीति शतक में किसने कहा है कि शिक्षा के बिना हम पशु के समान हैं, तो भर्तृहरि। कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब देखिए शिक्षा ये सब करती है, ठीक है। और विद्याहीन पशु, मतलब विद्या के बिना हम क्या है, पशु के समान है। अब देखिए जो है वो कर रखा है ना, क्या बोलते हैं वो हाईलाइट, वही आपको पढ़ना है, ठीक है। इससे आपका समय भी बचेगा, और क्योंकि मेन चीज़ यही पॉइंट लगाइए जो पेपर में आ सकती है। शिक्षा का शुभारंभ उपनयन संस्कार से होता था। पहले आप जानते हैं हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। लास्ट का 16वां संस्कार होता है मृत्यु वाला, जब बंदा मर जाता है तो अंतिम संस्कार होता है। पहला संस्कार पैदा होने पे होता है, ठीक है। तो शिक्षा का शुभारंभ इन्हीं 16 में से एक होता था, जिसको बोलते थे उपनयन संस्कार, ठीक है। जब बच्चा गुरुकुल वगैरह जाता था, लड़के और लड़की दोनों को शिक्षा का अधिकार था, ठीक है, ठीक। जैसे इतिहास में विख्यात विदुषी महिलाओं जैसे गार्गी, अत्रेयी, कौशल्या, तारा, द्रौपदी इत्यादि के उदाहरण मिलते हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना हमारे भारतीय समाज में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, भैया ये सबूत है, ठीक है। अंग्रेजों की बात सुन के बैठे ना लोग, वही है। निम्न स्तर की शिक्षा दैनिक सांसारिक जीवन से संबंधित कार्यकलाप तथा सामाजिक अन्योन क्रिया के लिए आयोजित की जाती थी। मतलब दिन के क्रियाकलापों से जुड़ी होती थी। जो आज हम बोलते नहीं है कि मतलब किस समाज से जुड़ी होनी चाहिए शिक्षा, तो वही है एनवायरनमेंट से, जिसका उद्देश्य अपनी तत्कालिक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए पारिवारिक व्यवसायों के लिए तैयार करना था। उच्च शिक्षा के अंतर्गत व्याकरण, इतिहास, पौराणिक कथाएं, वेदों, तर्कशास्त्र, राज्य तंत्र, युद्ध कला या विज्ञान, ललित कला इत्यादि का गहन अध्ययन सम्मिलित था। मतलब इतने सारे विषय थे, सोचो कि ये सारे विषय हुआ करते थे, ठीक है। जब हमारा पुराना समय चलता था, जब गुरुकुल चलते थे, तो ठीक है। और जिनका अंतिम लक्ष्य क्या था, आत्म अनुभूति, मतलब अपने आप को पहचानो, इतने सारे विषय पढ़ने के लिए, ठीक है।
देखिए, एक विद्यार्थी को समझा जाता था कि वह जाति की संस्कृति का संरक्षक तथा प्रकाश स्तंभ है। मतलब विद्यार्थी को क्या समझते थे कि ये जो जिस जाति का है ना, जाति मतलब ऊंची नीच की बात नहीं हो रही है, मतलब कि जैसे विद्यार्थी कहीं से आ रहा है किसी संस्कृति से, तो अपनी संस्कृति को बचाएगा और उनके लिए क्या होगा, मोटिवेशन देगा। शिक्षा के पश्चात दीक्षांत भाषण के समय उसे बताया जाता था तथा आदेश दिया जाता था कि वो समाज के योग्य तथा स्वावलंबी उत्पादक सदस्य के रूप में उसके कुछ सामाजिक दायित्व और कर्तव्य होते थे जिनको जीवन में उतारना पड़ता था। ठीक है, तो क्या होता था, शिक्षा के बाद होता था दीक्षांत भाषण। दीक्षांत भाषण क्या होता था कि भैया अब मेरा ये चेला है, एक गुरु जी का चेला है, इसको बोला कि जा अब है ना जो अनपढ़ बंदे ना उन मतलब दूसरी टीम के जो होशियार बंदे ना उनसे कंपटीशन करके आ, मतलब बोल देते थे ये मेरा होशियार बच्चा है, ये जाएगा। अब वाद विवाद होते थे, ले जाते थे, जैसे यहाँ से आपका दिल्ली से ले गए और ले गए मुंबई के बच्चों से, उनसे शास्त्रार्थ करवा रहे हैं, बोल रहे तुम्हें क्या आता है, इन्हें क्या आता है, आपस में मतलब पढ़ाई लिखाई की बातें हो रही है, कॉम्पिटिशन हो रहा है, ऐसा होता था। उसी को दीक्षांत भाषण कहते थे, याद रखना। ठीक, मैं खाली जो जो मेन मेरे को लग रहा है ना जो है ये हाईलाइट है वो करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आप इसको पूरा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो पेपर में आने वाली चीज़ें है ना वही वही मेन मेन मैंने निशान लगा रखे। ठीक है, तो देखिए शिष्टाचार वगैरह सबके संबंधित व्यवहार होते थे। 14 विधाओं विद्वता संबंधित विज्ञान और 64 कलाओं कला संबंधित दैनिक जीवन नृत्य क्रिया संबंधित शिक्षा के अभिनंग थे। मतलब क्या होते थे, 14 विधाओं में पढ़ाई होती थी और 64 क्या होते थे, कलाएं होती थी। याद रखना, 14 विधाएं होती थी, 64 कलाएं होती थी। ठीक है, और अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को अपनी रुचि के विषय चुनने का अधिकार था। सोचो अपनी, जैसे आज है 10+2 वाले में सिस्टम है कि आज क्या हो रखा है, 10वीं के बाद अपने विषय चुन सकते हो ना, साइंस में जाओगे, आर्ट्स में, कॉमर्स में, मतलब बच्चा के नंबर नहीं आते तो जबरदस्ती ले ही लेता है कुछ ना कुछ। लेकिन पहले इतने सारे विषयों में से सब चुनने की आज़ादी थी, 14 ये थे और 64 कलाएं थी, मतलब आर्ट्स वाला इतना सब कुछ कर सकते थे। ठीक है, अध्ययन के लिए विद्यार्थी को अपनी रुचि के विषय चुनने की आज़ादी थी। ठीक है, ओ सॉरी ये क्या हो गया, एक मिनट रुक जाओ, ऐसी गलती हो जाती है क्योंकि गरीबी में पढ़ा रहे हैं ना। अब देखो मैं गरीबी में पढ़ा रहा हूँ, मतलब मेरे पास फ़ोन में पढ़ा रहा हूँ मैं। एक मिनट रुक जाओ, मेरे पास लैपटॉप नहीं है ना, तो इसलिए भाई। हाँ, यहाँ पे थे ना, वो स्क्रॉल हो गया था गलती से क्योंकि मैं इस पे लिख रहा था ना। ठीक, आगे चलते हैं। विद्यार्थी वेदों का अध्ययन करते थे, उनके लिए शिक्षा स्मृति या यांत्रिक प्रशिक्षण था। विद्यार्थी क्या करते थे, वेदों का अध्ययन करते थे, उनके लिए शिक्षा स्मृति का यांत्रिक ये प्रशिक्षण था। मतलब वो पढ़ते रहते थे ना और चीज़ों को बोलते रहते थे, क्योंकि पहले जमाने में लिखते तो इतनी सारी चीज़ें थे नहीं, तो उनको ना सारी चीज़ कंठस्थ रहती थी। पहले के जमाने आप बोलते नहीं याद कैसे रहती थी, तो उनको जब यार, अब आज के ज़माने में क्या है, मोबाइल फ़ोन है, तो आप सारी चीज़ें ना फोटो खींच लेते हो, आप नंबर सेव कर लेते हो। अब आप याद करो, आज से 10 साल पहले जब कीपैड वाले फ़ोन थे या किसी के पास फ़ोन नहीं होता था, तो नंबर याद रहते थे लोगों को। क्यों? क्योंकि हमारी जब प्रैक्टिस होती है ना किसी चीज़ की, तो उसी से ये सारी चीज़ें होती है। ठीक, तो पहले के ज़माने में सब प्रैक्टिस ही करते थे। ठीक है, तो उनके लिए शिक्षा स्मृति, स्मृति मतलब मेमोरी का यांत्रिक प्रशिक्षण था। मैम शिक्षा क्या आती है उनके लिए कि मेमोरी को शार्प करना। ठीक है, देखिए जैसे कि स्मृति का सहारा इसलिए लिया जाता था क्योंकि उस समय ज्ञान प्रशिक्षण के लिए कागजी मुद्रण प्रिंट जैसा कोई साधन उपलब्ध नहीं था। मतलब प्रिंट तो थे नहीं, तो क्या करेंगे ये लोग। ठीक है, शिक्षा को आत्म उन्नयन, उन्नति या जीवन पर्यंत चलने वाली निरंतर प्रक्रिया समझते थे, जैसे बोलते हैं लाइफ लर्निंग। ठीक है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग बोलते हैं। जैसे विद्यार्थियों को शारीरिक मानसिक बौद्धिक आध्यात्मिक क्षमताओं को सुव्यवस्थित तथा क्रमिक विकास का स्रोत माना जाता था, जिससे वे एक लाभदायक नागरिक के रूप में जीवन यापन कर सके और वर्तमान तथा भविष्य में उन्नति कर सके। देख रहे हो, मतलब कि पूरी लाइफ लॉन्ग लर्निंग का प्लान बना रखा था इन्होंने। एनआईएस में बहुत सही सही बातें लिखी हुई है भाई, इनको पढ़ना ही पड़ेगा आपको। देखिए प्राचीन काल में गुरु की अवधारणा, भारत में गुरुकुल प्रणाली थी, आप ये जानते हैं। ठीक है, 2017 और 2018 के पेपर में डिट्टो आया है यहाँ से कि प्राचीन काल में भारत में कौन सी प्रणाली थी। जो अनपढ़ ही होंगे उनको नहीं पता होगा, बाकी तो बंदों को जानते हैं। ठीक है, और क्या होता था, गुरुकुल में शिक्षा निःशुल्क होती थी। सोचो निःशुल्क शिक्षा होती थी। भिक्षा भिक्षा मधुकरी के रूप में मांगनी पड़ती थी। मतलब जानते हैं ना, आपने मूवियाँ देखी होंगी, पुराने नाटक देखे होंगे अपने यहाँ के। भारत में संस्कृति क्या थी, गुरुकुल होते थे सुंदर सुंदर, वहाँ पे बच्चे जाते थे पढ़ाई करने, उपनयन संस्कार होने के बाद, आपको बताया था ना उपनयन संस्कार, और गुरुकुल में निःशुल्क पढ़ाई होती थी। कोई भी मास्टर साहब गुरु जी पैसे नहीं मांगते थे। क्या होता था, जो अमीर लोग होते थे या समाज के लोग होते थे, वो लाके मास्टर की मदद कर देते थे, घर बनवा दो या मास्टर को कुछ खाना पीना दे दो या उनको उनका राशन भरवा दिया। ठीक है, मास्टर पढ़ाई के लिए किसी से पैसे नहीं मांगते, तो वो आजकल दरिद्रपना हो गया इसलिए मांगते हैं। भिक्षा मधुकरी मांगनी पड़ती थी किसको, बच्चों को गुरुकुल चलाने के लिए क्या करनी पड़ती थी, भिक्षा मधुकरी मांगनी पड़ती थी। अब कोई लोग होंगे सोचेंगे कि बच्चे को भीख मांगते थे, कितनी गलत बता रहे भैया, वो भीख नहीं थी। वो क्या होता था, गुरुजी सबको बोलते थे कि अपने अपने हक का ना आप लोग समाज से मांग के आओ। उससे क्या होता है, जिससे बच्चे विनम्र तथा विद्यार्थी के रूप में उनकी सहायता के लिए समाज के प्रति कृतज्ञ बढ़ते थे। मतलब अगर आप किसी से मांगोगे ना, चाहे आप डॉक्टर के बेटे, इंजीनियर के, आईएएस के, मंत्री के या गरीब के, सबके बच्चों को ना एक जैसा रखा जाता था गुरुकुल में। और जैसे कृष्ण और सुदामा दोनों गुरुकुल में थे, तो अमीर और गरीब के बच्चे दोनों एक साथ पढ़े थे ना। सोचो, तो गुरुकुल का सिस्टम कैसे था कि बराबर सारे लोगों में सबको मांगना पड़ेगा जाके। इससे क्या होगा, किसी में भी ना ऐठ नहीं होगी, जो एटीट्यूड होता है ना कि अमीरों वाला एटीट्यूड, वो नहीं होगा किसी में। सब लोग सब में होंगे और समान होंगे। ठीक है, और जब खाना मांग के खाएंगे तो अन्न की इज्जत भी करेंगे। अमीरों का होता है ना 500 का केक मुंह पे मारते। गुरुकुल में सभी विद्यार्थियों को समान समझा जाता था। ठीक है,
गुरुकुल का मुखिया गुरुकुल का मुखिया होता था, जो सभी विद्यार्थियों के माता पिता संरक्षण के समान व्यवहार करता था। मतलब माता पिता भी वही, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, ठीक है। विद्या दान उसकी दृष्टि में सर्वोत्तम ध्यान था, ठीक है। गुरु की दृष्टि में सर्वोत्तम दान क्या होता था? विद्यादान। जैसे बोलते कन्यादान, वैसे विद्यादान, ठीक है। ज्ञान के बेचने पर विचार निंदनीय समझा जाता था। जैसे आज होता है ना, ये आया नया कोर्स ले लो, ये आया नया कोर्स ले लो, ये आया नया कोर्स ले लो। अब देखो, जैसे कि मैं इसमें से करवा रहा हूँ आपको, इग्नू NIOS में से करवा रहा हूँ ना, ठीक है। यही है ना, अलग अलग चैनल पे ना ऐसे मतलब PDF भी नहीं होगी उनके पास, वो ना मतलब अपनी मर्जी से कुछ कुछ चीजें कर देंगे, क्योंकि ये जो पूरी PDF है ना, इतनी सारी, कम से कम 110 PDF बनेगी अभी लगभग, ठीक है। इतनों को पढ़ना बड़ी मेहनत के काम है, ठीक है। अब हम खुद की तैयारी कर रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। हमने पेपर कर रखे काफी सारे, तो हमें पता है ये क्या चीज है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, मैंने KVS भी दे रखा है, ठीक है। और मैंने दिल्ली पुलिस भी रखा है, मैंने पेपर दे रखा है। मेरी जनरल की कट ऑफ रह जाती है। इस बार KVS में मेरे बने नंबर आए थे, SC और ST की कट ऑफ निकल गई थी। बस इतना ही कहूँगा, जनरल की कट ऑफ नहीं निकाल पाया था मैं, ठीक है। बाकी पढ़ रखा है मैंने भी बहुत कुछ, ठीक। 1 मिनट यार, एक तो बार बार ये गलती हो जा रही है, दिमाग खराब हो रहा है। तो समझ आ रहा होगा आपको, आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा हो। और जो समझना है ना आपको, तो दोस्तों है ना, साथ में कमेंट करते रहना, ठीक है। तो क्योंकि समझ नहीं आएगा और आप कमेंट नहीं करेंगे तो इससे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। 1 मिनट, हाँ चलिए। क्या था ये पढ़ लेते हैं। गुरु एक विद्वान, एक उत्कृष्ट विशेषज्ञ, मतलब बहुत बड़े रिसर्चर, आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध व्यक्ति समझे जाते थे। मतलब गुरु तो वही होगा ना जो सबसे मेन बंदा होगा। गुरु का दर्जा देवताओं से भी बढ़कर होता था, इसीलिए बोला जाता है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरु नमः। अब आपको भी वीडियो अच्छी लग रही है तो गुरु की इज्जत करके भाई एक कमेंट कर दो, उन्हें लाइक कर दो, ठीक है। वैसे आप अगर ये NIOS की सीरीज देख लोगे ना, तो भैया मैं बता रहा हूँ आपके साइकोलॉजी में तो 100 में से 90 से कम नहीं आने फिर, ठीक है। गुरु को हृदय, मस्तिष्क, हाथ, आध्यात्मिकता, ज्ञान, विद्वान के अच्छे गुणों का प्रतीक माना जाता था। आज के गुरु है, छिड़ीबाजी भी करते हैं, ठीक है। और क्या होता था हमारे यहाँ आज के L3, ठीक है, जैसे बोलते हैं लाइफ लॉन्ग लर्नर, ठीक है। L3 जाना होगा आपने, के अनुरूप में जाना जाता है, ठीक है। उसे गाइड द साइड, नो सेज ऑन द स्टेज समझा जाता था। अर्थात वे एक ऐसा साथी के रूप में मार्गदर्शक था, ना कि मंच में विराजमान एक महात्मा। तो आपका DSSB में डायरेक्ट ये उठ के आएगा कि गुरु जी को क्या कहते थे, तो क्या कहते थे, गाइड द साइड, नो सेज ऑन द स्टेज। मतलब गुरु जी ऐसे नहीं है भाषण देने वाले, एक महाराजा बैठे हुए हैं और भाषण दे रहे प्रवचन। गुरु जी क्या है, गाइड है, साथ साथ में चलते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। देखिए, मांटेसरी प्रणाली वास्तव में प्राचीन भारतीय शिक्षा का ही योगदान है, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ विद्यार्थी जो या तो गुरु के पुत्र होते हैं अथवा कोई वरिष्ठ विद्यार्थी जो छोटी कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। बाद में मनु काल में जब जब चतुर्वर्ण व्यवस्था ने एक सामाजिक व्यवस्था का रूप ले लिया, तो कोई भी ब्राह्मण पुत्र गुरु बनाए जाने लगा, चाहे वो विद्वान था अथवा नहीं। तो ये तो आपको पता होगा कि पहले जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पे आधारित होती थी, लेकिन बाद में वो बुरी हो गई, जाति पे आधारित हो गई। तो गुरु वो नहीं बन रहा, फिर बाद में थोड़े थोड़े गुरु वो भी बनने लग गए जो क्या थे, गुरु के लड़के थे। जैसे आज मेरा लड़का होगा तो कल वो गुरु बन जाएगा, ये वाला सिस्टम होने लग गया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ, ये GK में भी आता है, ठीक है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है निकट बैठना, गुरु के निकट बैठना। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मार्नियर विलियम द्वारा रचित शब्दकोश के अनुसार उपनिषद का अर्थ है परमात्मा के ज्ञान को प्रकटित या उद्घटित कर अंधकार को दूर भगाना। इस बंदे का भी नाम याद रखना, यह हमारे देश का नहीं है, मानियर विलियम, ठीक है। इसने क्या बोला, उपनिषद का मतलब परमात्मा के ज्ञान को प्रकट करना और अंधकार को दूर भगाना, मतलब होशियार हो जाना। कठो उपनिषद और बृहदरण्यायक उपनिषद पर शंकराचार्य की व्याख्या के अनुसार उपनिषद की विषय वस्तु आत्मविद्या है, जो जिसका अर्थात है आत्मा ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान, ठीक है। उपनिषद का क्या अर्थ है, आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान, ठीक है। मूल्यांकन सतत व्यापक रूप से होता था, गुरु संचालित करता था। अब पहले के जमाने में क्या सोचते हैं, आज के जमाने के लोग क्या सोचते हैं, CCE तो चल रहा है ना, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन, ये आज ही चल रहा है। ये NEP मतलब NCF 2005 और NEP 1986 के बाद ही आया। अरे भैया हमारे है ना पुराने जमाने में चलता था इंडिया में, ठीक है। मूल्यांकन गुरुकुल में भी ऐसे ही होता था, मूल्यांकन सतत और व्यापक होता था। डेली मूल्यांकन होता था, लोगों से काम करवाते थे, मंडली इकट्ठा होता था, डांस करवाते थे, एक्टिविटी करवाते थे। उनके शिष्यों को बोला जाता था आप जाइए ये काम करके आइए, वो काम करके आइए, ठीक है। विद्यार्थी अपना गुरु, ठीक है, विद्यार्थी अपना गुरु तथा विषय चुनने के में स्वतंत्र होता था। जैसे आज के बच्चे हैं वो अपना, आज के बच्चे भी तो अपनी मर्जी से गुरु चुन सकते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी थोप भी दिया जाता है। लेकिन पहले के उस समय देखो कितनी ज़्यादा आज़ादी थी, लोकतांत्रिक माहौल था, ठीक है। मतलब जबरदस्ती नहीं थी किसी के साथ, ठीक। मतलब बच्चों का अधिकार था कि वो अपना गुरु खुद चुन ले, सोचो, ठीक है। तथा विषय चुनने की भी अधिकार था। यह गुरु का विशेषाधिकार माना जाता था कि वह किस विशेष बच्चे को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेगा या नहीं। मतलब कभी कभी क्या होता था, जैसे आजकल बोल देते, कोई टीचर गुस्से बोल देते क्लास से बाहर चले जाओ, वैसे ही गुरु जी भी क्या करते थे पहले के जमाने में, होता था उनके पास अधिकार की वो ना किसी बच्चे को अगर अपना गुरु नहीं बनाना चाहते तो ना बनाए, ठीक है।
और आवासीय विद्यालय भी होते थे, हॉस्टल टाइप के, ठीक है। ज्ञान के सृजन, संरक्षण तथा प्रसारण में व्यस्त रखते थे। आज के विश्वविद्यालयों के 3 प्रक्रियाएं अध्यापन, शोध, प्रसारण के समान होते थे। मतलब आज के विद्यालयों में भी तो होता है, अध्यापन पढ़ाया जाता है, रिसर्च करी जाती है और प्रसारण मतलब रिसर्च करी जाती है और उस पर एनालाइज होता है, ठीक है। तो पहले के ज़माने में भी ये हुआ करता था गुरुकुल प्रणाली में, ठीक है, हमारे प्राचीन काल में। गुरुकुल में प्रवेश और परीक्षाओं के माध्यम से होता था। गुरुकुल में जो प्रवेश होता था, प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से होता था। कुछ कुछ देखिए, जैसे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, नाडिया, कांची, बनारस इत्यादि 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 स्थानों पर ये सारी चीज़ थी, ठीक है। ये सारे क्या है, अपने कॉलेज है प्राचीन काल के, ठीक है। मस्जिदों में निम्न स्तर की शिक्षा के लिए मकतब था, ठीक है। ये तो जब मुसलमान हमारे यहाँ उसके बाद की बात बता रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले तो कुछ और था, ठीक है। जब मुसलमान है उसके बाद ही तो मकतब बनेगा मुसलमानों के लिए। उच्च प्राथमिक के लिए मदरसे, मतलब मस्जिदों में निम्न स्तर की शिक्षा के लिए छोटे बच्चों के लिए क्या थे, मकतब थे। और उच्च प्राथमिक के लिए मदरसा था, ठीक है। इस्लामी शिक्षा जो कि पवित्र कुरान का भाग होता था, मुसलमान बच्चों के मुल्लाओं और मौलवियों द्वारा दी जाती थी, ठीक है। ये तो आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। वर्तमान सांवृत्तिक व्यावसायिक अध्यापक टीचर, ठीक है। प्रोफेशनल टीचर टुडे प्रोफेशनल टीचर। ये वर्तमान सांवृत्तिक, व्यावसायिक का मतलब होता है प्रोफेशनल। सांवृत्तिक याद रखना, ये पेपर में आएगा तो आप फंस जाओगे, ठीक है। सांवृत्तिक मतलब प्रोफेशनल, ठीक है। तो क्या क्या गुण होते हैं टीचर के, ये देखना पड़ेगा। प्रभावनीय और सकारात्मक टीचर, जब प्रभावनीय होगा, सकारात्मक होगा, तभी तो बच्चे उनसे पढ़ेंगे। अभिव्यक्तिशील होना चाहिए टीचर, दूसरों के विचारों का आदान प्रदान करने वाला हो। प्रभावी संप्रेषण को प्रोत्साहित करने वाला हो टीचर, ठीक है। उसमें ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक। और एक एक अच्छा श्रोता हो टीचर, विश्वसनीय हो और प्रतिकार व्यवहार हो टीचर में, व्यवस्थित, संगठित हो, योजनाबद्ध क्रम तरीके से कार्य करता हो, ठीक है। और आत्मविश्वासी हो, संतुलित बनाना आता हो उसको, बच्चों के साथ ऐसे नहीं मारपीट करने लग जाए, किसी बच्चे को समझना है तो। अभिप्रेरणात्मक हो, मतलब बच्चे उससे देख के मोटिवेट हो, ठीक है। खुद ही ऐसा नहीं डरपोक और मरा मरा सा आए, क्लास को भी आलसी बना दे। रचनात्मक हो, क्रियाकलापों की दृष्टि से क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है। संवेदनशील और सहनशीलता वाला होना चाहिए, ठीक है। उस जमाने की बात हो रही है, टीचर में क्या क्या होता था, ठीक है। नम्य होते थे टीचर, व्यक्तिगत रूप से अनुभूतिक्षम होते थे, मूल्य आधारित होते थे, समुदाय के प्रति संवेदनशील होते थे, मतलब जमाने में क्या चल रहा है, कौन गरीब है कौन अमीर है, इसकी भी चिंता करते थे। सुवज्ञ होते थे, जानकार जो सदैव ज्ञान की खोज में तत्पर है। ऐसा नहीं कि नौकरी लगने के बाद बैठ जाओ भाई हमारा तो नौकरी लगी अब तो मौज ही मौज है, अब कुछ नहीं करेंगे, मतलब पढ़ते रहते थे। सृजनात्मक होते थे टीचर, बहुमुखी, नवचारी और विचारों का प्रभाव करते थे, ठीक है। और सहनशील, धीर, सदैव वस्तुगत, न्यायोचित रहने का प्रयास करने वाला, प्रतिबद्धित होते थे टीचर विद्यार्थियों को तथा अपने व्यवसाय के प्रति, ठीक है। प्रतिबद्धित मतलब विद्यार्थियों के प्रति ईमानदार और अपने व्यवसाय के प्रति, ठीक है, जो भी उनका एक काम था, ठीक। एक अध्यापक की विशेषता और उनके तथा दायित्व, ठीक है। परिवर्तनशील समाज, आप देखते हैं कि आज आज सूचना तथा प्रौद्योगिकी की दखल के कारण वैश्विक समाज में विस्मयकारी परिवर्तन हो रहे हैं। आईसीटी के माध्यम से हमारे, ठीक है, लगभग सभी पक्षों को प्रभावित कर रही है। वर्तमान में सभी संदर्भों में हम कुछ दशकों की नहीं, मतलब सीधी सी बात है कि अब जो ये नया जमाना आ गया ना, इसमें आईसीटी के बिना कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा काम करना है तो आपको आईसीटी आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको समय के साथ में टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए। संयोजित तथा ज्ञान आधारित समाज, संयोजित तथा ज्ञान आधारित समाज, देखिए जैसे कि उपयुक्त अनुच्छेद से आपने देखा कि हमारे जीवन की सूचना प्रौद्योगिकी में हुए विकास ने अप्रत्याशित रूप से प्रभाव लाया। आईसीटी के उपकरण तथा तकनीक के व्यापक अनुप्रयोग से जीवन में तथा विश्व के रूप में क्रांति ला दी है, ठीक है। ये सारी चीज़, मोबाइल फोन, टेलीविजन वगैरह नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो शिक्षा में क्या कर रहे हैं, बच्चों को आगे पढ़ने में मदद कर रहे हैं, ठीक है। TRI की वेबसाइट, TRI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, की वेबसाइट से प्राप्त सांख्यिकी दर्शाती है कि भारत में इस समय इंटरनेट की उपभोक्ता बटे प्रयोक्ता 100 मिलियन से अधिक है, जिनमें 40 मिलियन प्रयोक्ता फोन मोबाइल से इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। जून 2011 के अंत तक भारत में 851.70 मिलियन ग्राहक उपभोक्ता मोबाइल फोन के थे, ठीक है। 855 मिलियन के पास मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन था। सोचो इतने सारे लोग हैं, ये सारा डाटा है, तो कितने सारे लोग फोन से जुड़े हैं। तो अगर आईसीटी के प्रयोग से आप लोग शिक्षा को आगे बढ़ाओगे तो कितनी जल्दी जल्दी लोगों के पास पहुंचेगी। गांव देहात में जिन बच्चों के पास स्कूल नहीं है वो फोन तो चलाते हैं, आजकल सब भिखमंगा भी फोन चलाते हैं, तो पढ़ाई लिखाई भी उसके द्वारा होगी तो कितना आसान रहेगा। आईसीटी के शैक्षिक प्रक्रिया के अनुप्रयोग, पाठ्यक्रम विकास में अध्यापन शैलियों की अधिगम प्रक्रिया, पाठ्यचर्या बनाने में आईसीटी का प्रयोग कर सकते हैं, पीडीएफ बनाने में, फाइल बनाने में टेक्नोलॉजी के द्वारा। मूल्यांकन तथा मूल्य निर्धारण में ऑनलाइन परीक्षा करवा सकते हैं हम आईसीटी से, ठीक है। ऑन डिमांडिंग परीक्षाओं, पाठ्यचर्या कार्य संपादन के लिए नई अधिगम प्रक्रियाओं जैसे सहयोगात्मक कार्य और अध्यापन के लिए, विकास के लिए, स्व अध्ययन के लिए, खुद की पढ़ाई के लिए, ठीक है। मुक्त शिक्षा संसाधन, मतलब मुक्त शिक्षा संसाधन है ना, आज ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं लोग, यूट्यूब पे देखो ये वीडियो आपको मिलेगी जैसे, तो आप लोग इसका कितना फायदा लेंगे। ऑनलाइन अधिगम के रूप से काफी लाभकारी सिद्ध हुए हैं, ठीक है। मतलब आप लोग पढ़ लेना ऊपर ऊपर से, ठीक है। आज ये एक मिनट,
आज के इस ज्ञान आधारित समाज में शिक्षा एक विषय आधारित अध्यापक केंद्रित 3R साक्षरता नहीं है, अपितु यह एक अध्येत केंद्रित कार्य आधारित कंप्यूटर साक्षरता योग्यता है जो अधिगम का सरलीकरण करती है, मतलब अधिगम को आसान बनाती है, लर्निंग को मात्र अपनी संस्कृति के मूल्य के लिए नहीं महत्वपूर्ण बल्कि वैश्विक मूल्य को समझना भी सिखाती है। मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है। पाठ्यचर्यात्मक कार्यकलाप की शैली मात्र परंपरागत कक्षा जिसमें अध्यापक अध्येता आमने सामने, अध्यापक का मतलब टीचर, अध्येता मतलब पढ़ने वाले बच्चे, याद रखना, अध्येता आमने सामने अंतर्क्रिया करते हैं ताकि तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसके अंतर्गत स्वयं अधिगम तथा विभाजित कक्षा भी आती है। मतलब ऐसा नहीं है कि पाठ्यक्रमात्मक क्रियाकलाप की शैली मात्र परंपरागत कक्षा जिसमें अध्यापक अध्येता सामने आमने अंतर्क्रिया करते हैं, मतलब पुराने जमाने की तरह ऐसा नहीं टीचर और स्टूडेंट बैठे हुए बस इतना ही काम हो रहा है, नहीं। अब क्या क्या और भी होता है, क्या होता है कि लोग है ना अपनी गलतियां और अपने आप को आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं। जैसे टीचर नई चीजें सीखता है, टेक्नोलॉजी सीखता है, तो खुद के बारे में सोचता है कि हाँ यार ये तो मेरे को नहीं आता था, अब मैं सीखूंगा तो बच्चों को और अच्छे से सिखाऊंगा। अध्येता की स्वायत्ता, आज के ज़माने में क्या टेक्नोलॉजी के चलते क्या है, अध्येता की स्वायत्ता, आपकी भी मर्जी है, आप कुछ भी पढ़े, कहीं भी पढ़े, किसी भी चैनल से पढ़े, अध्येता की स्वायत्ता मतलब स्टूडेंट की आज़ादी है, ठीक है। विकासशील समाज में अध्यापक की भूमिका क्या होती है? विकासशील समाज में अध्यापक की भूमिका नए टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना, उसको मानना। ऐसा नहीं कि मैं मोबाइल फोन से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पीडीएफ से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो पुराने जमाने की तरीके से पढ़ाऊंगा। अरे भैया जमाना आगे बढ़ रहा है, आपको भी बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं कि आज के नए विश्व में नए विश्व सारी ऐसी भूमिकाएं जिनके संपादन अध्यापक से है। कुछ विशिष्ट भूमिका निम्नलिखित है, देखते रहते हैं। ई कल्चर का विकास करना, नेटवर्क तथा परिवर्तन करता है अध्यापक। अध्यापक अधिगम करता है और सुसाधक है, फैसिलिटेटर है। इसका मतलब फैसिलिटेटर होता है, ठीक है। अधिगम संसाधन विकासात्मक है, टेक्नो पेडागोगी, टेक्नो शिक्षक है, मूल्यांकन करता है, क्रियात्मक शोध करता है, व्यवहार विज्ञानी है। मतलब आज के टाइम पे आप केवल टीचर नहीं है भाई, आप सब कुछ हैं। फोन भी आप चलाएंगे, लैपटॉप भी आप चलाएंगे, आपको सब कुछ आना चाहिए, आपको पीडीएफ पढ़नी आनी चाहिए, आपको पीडीएफ बनानी आनी चाहिए, आपको बच्चे की मतलब कि किसी भी तरीके से जो नई टेक्नोलॉजी है ना उसका यूज करना आनी चाहिए आपको, ठीक है। आज की भारतीय शिक्षा की उत्पत्ति पूर्व स्वतंत्रता काल, देखिए गिरजाघरों में अंग्रेजी और देशीय क्या होता था, गिरजाघरों में अंग्रेजी, ठीक है, और देशीय मंदिरों में संस्कृत और मदरसों में फारसी और अरबी पढ़ाई जाती थी, ठीक है। भारत में वर्तमान शिक्षा प्रणाली का आरंभ 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेज आए थे भैया, ठीक है। क्या हुआ था, 1813 में रानी द्वारा चार्टर भेजा गया था, ठीक है। उसके वो 1 लाख रुपए दिए थे, प्रथम बार महारानी बर्तनिया के द्वारा शिक्षा के लिए सरकारी वित्त व्यवस्था में मुहैया कराई गई थी। मतलब 1813 के द्वारा जो 1 लाख रुपए भेजे गए थे ना, वो पहली बार था कि वहाँ की महारानी ने बोला था चलो भाई इंडिया में पढ़ाई लिखाई के लिए बजट बनाते हैं, तो इन्होंने 1 लाख रुपए निकाले थे, वो भी हमारे पैसे निकाले थे, अपने थोड़ी देंगे। और अब ये जरूरी है, मकाले मिनट्स पढ़ लेना, ठीक है। ये मकाले मिनट्स कब आया था, 1834 में आया था, ठीक है। 1834 में आया था, शायद इसके आसपास आया था, अभी देखेंगे, ठीक है। ये काट रखा है। भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे उस समय, याद रखना ये वही विलियम बेंटिक है जिन्होंने सती प्रथा बैन करवाई थी। भारत में होता नहीं था लड़कियों को जो जिनके पति मर जाते थे, मतलब ये अंग्रेजों के टाइम पे चला था, जब मुगल आए थे उनके टाइम पे, पहले नहीं था भारत में। कई सोचो कि प्राचीन काल से भारत में होते हुआ है, ठीक। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य विज्ञान का समर्थन किया इसने, किसने, मैकाले मिनट्स ने, ठीक है। उस धारणा का विचार भारतीय संस्कृति के इतिहास के में मैकाले मिनट्स के नाम से प्रख्यात हुआ। ये या यह कहे कि हमारे लिए कुख्यात हुए, ठीक है। फिर इसके बाद 1937 में क्या आती है, महात्मा गांधी ने वर्धा कॉन्फ्रेंस में बेसिक एजुकेशन की बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव रखा। और 2022 वाला जो डीएसएसबी हुआ था ना, डीओई, उसमें यह आया है कि वर्धा सम्मेलन किसके द्वारा हुआ था, मतलब किसने उसमें बेसिक एजुकेशन की नींव रखी, तो महात्मा गांधी आंसर है इसका, ठीक है। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, याद रखिएगा, इसको पढ़ लेना, ठीक, बहुत जरूरी है। एक ऐसा वर्ग जो रक्त और रंग से भारतीय हो परंतु अपनी रुचियों विचारधारा से नैतिक तथा बुद्धिजीवी अंग्रेज हो। मतलब अंग्रेज जो हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई करवा रहे थे ना, वो किस लिए करवा रहे थे कि उनको ना नौकर छछाई तैयार करनी थी, उनको नौकर तैयार करने थे, तो वो यही काम करनी थी। आज देखो ना हमारे देश में ऐसा तैयार करके गए कि लोग नौकरी के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। मैकाले के मिनट्स तथा डाउनवर्ड्स फिल्ट्रेशन थ्योरी, अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत को लॉर्ड बेंटिंग जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से स्वीकार किया और भारत में लागू कर दिया, और हमारे गुरुकुल की ऐसी की तैसी कर दी और अपनी शिक्षा प्रणाली थोप दी ससुरों ने, ठीक है। अब ये वुड डिस्पैच, ठीक है, क्या है, वुड्स डिस्पैच, ठीक है। ये भी एक बंदा था। व्यापक शिक्षा प्रणाली और संगठनात्मक संरचना के बारे में हमारे यहाँ की शिक्षा प्रणाली बदलने वाले थे। 1854 का वुड्स डिस्पैच 1854 में आया था। कब आया था, 1854 में। यह भारत वुड्स डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, वुड्स डिस्पैच को 1854 में आया था। महाधिकारिक पत्र भी कहा जाता है, ब्रिटिश संसद की ओर से शिक्षा नीति के रूप में अपनाई जाने वाली पहली सरकारी घोषणा थी। वुड डिस्पैच के द्वारा भारतवासियों की शिक्षा का दायित्व अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर डाल दिया गया था। अब 1854 के बाद क्या हुआ था, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अब हमारे यहाँ क्या करेगी, पढ़ाई लिखाई को देखेगी। मतलब हमारे यहाँ के गुरुकुल खराब है इनके चक्कर में, और सब बंद भी हो गए, साले ससुरे बदतमीजों ने हमारा नाश कर दिया। लोक नौकरशाही की उत्पत्ति इसी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जो आज सब बोलना चाहते
सकते हैं पुलिस में जाऊंगा, आईएएस बनूंगा, ये करूंगा, वो क्या है भैया, अंग्रेजों के नौकर है वो, ठीक है। अंग्रेजों ने नौकरी बनाई थी, अंग्रेज अपने लिए नौकर बना रहे थे कि भारतीयों को मारने के लिए भारतीयों को ही लगाते आगे, और आज वही हम लोगों के पास वही नौकरी, हम मरते रहते नौकरी नौकरी नौकरी, ठीक। इसके लिए बहुत सारी प्राथमिक, मिडिल तथा हाई स्कूल खोले गए। प्रथम बार वुड डिस्पैच ने 5 प्रांतों, देखिए ये नाम याद रखना, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रांत में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट खोले गए, मतलब स्कूल खोलने के लिए तैयारी की गई। 1856 में विद्रोह, 57 में विद्रोह हुआ था, आपको पता होगा। उसके बाद 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में खोले गए। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ कलकत्ता में, ठीक है, बॉम्बे में और मद्रास में, ठीक है, 3 जगह क्या खोले गए। ये भारत का नक्शा तो समझते होंगे आप ऐसे, ठीक है। यहाँ पे कॉलेज खोले गए, ठीक। प्रारंभिक स्कूल, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय का नेटवर्क स्थापित करना। विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता देने के लिए ग्रांट इन एंड सहायता देना। प्रणाली, महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रावधान करना, मतलब व्यावसायिक विद्यालय खोलना। व्यावसायिक कुशलता के लिए विकास, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानून और व्यावसायिक शिक्षा के लिए अन्य संस्थान, मतलब जो आईआईटी जो वगैरह नहीं, आईआईटी और आईटीआई, ठीक है, टेक्नीशियन वाले कोर्सेज, वो इसी समय अंग्रेजों द्वारा चालू किए गए थे, ठीक है। 1857 के विद्रोह के तुरंत पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर सरकार ने सीधे ब्रिटिश संसद के अंदर आ गई। मतलब अब 1854 में भी ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था कि भारत की शिक्षा संभालो। अब 1857 में जब विद्रोह हो गया, उसके बाद कौन संभालेगा? अब सीधे ईस्ट मतलब इंग्लैंड ही संभालने लगे वहाँ की सरकार, ठीक है, 1858 से। अब देखिए, शिक्षा का व्यवसायीकरण चालू हुआ कब हुआ? पहली बार वुड डिस्पैच 1854 के अनुशंसा जांच के लिए 1882 में हंटर कमीशन की स्थापना की गई। एक हंटर कमीशन तब भी आया था जब 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था, लोगों को मार दिया गया था गोलियों से, ठीक है। उसके बाद जांच के लिए, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला था, क्योंकि बनाया तो इन्होंने था। चोरों की पुलिस तो चोरों को साथ देगी ना। 1882 का हंटर कमीशन था, इसमें 2 स्ट्रीम धाराएं बनाई गई, ठीक है, समझ आया? 2 स्ट्रीम धाराएं बनाई गई, ये बता दे रहा हूँ। एक धारा में पढ़ने वाले बच्चे विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए जा सकते थे, दूसरे धारा वाले बच्चे वाणिज्य, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को अपना सकते थे, ठीक है। मतलब क्या, एक धारा क्या था, जिन बच्चों को आगे पढ़ना, और एक धारा क्या थी, जिन बच्चों को व्यवसाय मतलब वाणिज्य या टेक्नीशियन वाली पढ़ाई करनी। जैसे यहाँ कॉलेज वगैरह में जाते हैं और आईटीआई वगैरह में जाते हैं, 2 धाराएं वहीं से चालू हुई थी 1882 के हंटर कमीशन से, याद रखना, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट। विश्वविद्यालय संबंधी आयोग, देखिए, विश्वविद्यालय नियंत्रण के अधिक विश्वविद्यालय शिक्षा, 1902 में एक नए आयोग की स्थापना की गई। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। 1902 में स्थापना हुई, 1904 में अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। अब देखिए, इसके अंतर्गत विश्वविद्यालयों को मान्यता दी जाएगी और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक अधिगम निर्धारित किए गए, ठीक है। इसके बाद बना सैडलर आयोग, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सैडलर आयोग इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए बनाया गया था। अलग महत्वपूर्ण विकास, जैसे सैडलर आयोग 1917 में बनाया गया, ठीक है। इन्होंने विश्वविद्यालय कॉलेज की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाया गया कि और कॉलेज बनाएंगे हम इंडिया में। इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना का सुझाव दिया गया, जिसमें जिसमें कला, विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, अध्यापन आदि की शिक्षा का प्रावधान किया गया। मतलब ये सारी शिक्षा करेंगे। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी इंटरमीडिएट एजुकेशन की स्थापना की गई, ठीक है। और उसके बाद सैडल आयोग ने 10+2 की अवस्था जूनियर कॉलेज की अवधारणा का बीज बोया। यही ये जो सैडल आयोग था ना, इसी ने 10+2 की अवधारणा दी कि पहले 10 साल बच्चा पढ़ेगा, फिर 2 साल नई स्ट्रीम से पढ़ेगा। कौन सा आयोग था? सैडल आयोग, याद रखना, ठीक है। अब हारगट समिति, देश में शिक्षा की समिति की जांच कराने के लिए उद्देश्य 1929 में हारगट समिति की स्थापना की गई। 1929, इसी समय जीके का एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। 1929 में वो रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था? पूर्ण स्वराज चाहिए। 26 उसी के याद में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों कि जो कि व्यवसाय में लगना चाहते हैं, उनके लिए मिडिल स्कूल के पश्चात अधिक विविध पाठ्यक्रम का प्रावधान। बच्चों को मिडिल स्कूल पास करने के पश्चात औद्योगिक व्यापारिक क्षेत्रों में भेज दिया जाए, जहां टेक्निकल तथा औद्योगिक विद्यालयों और शिक्षक के लिए तैयार हो। मतलब कि ये जो हार्टेक समिति थी 1929 की, ये किस लिए आई कि बच्चों को बिजनेस स्कूल बनाए, बच्चों के लिए बिजनेस स्कूल खोले, और बच्चों को ना पढ़ाई लिखाई जो नहीं करना चाहते उनको डायरेक्ट है ना वैसी पढ़ाई लिखाई करवाए जो टेक्निकल हो, जिससे नौकरी मिले, ठीक। देखो भाई, इस वीडियो में बहुत मेहनत लग रही है। अगर तुम लोग इसको शेयर करोगे ना, या सपोर्ट दोगे, कमेंट करोगे, तो तभी मैं इसके बाद अगली वीडियो बना पाऊंगी, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार पीडीएफ के द्वारा पढ़ाने में, ठीक। सप्रू समिति, विविध व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार किया गया। 1934 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के कारण जांच हेतु बनाई गई, ठीक है, याद रखना, उत्तर प्रदेश में बनाई गई थी सप्रू समिति। समिति का निष्कर्ष था कि हमारी शिक्षा प्रणाली में मात्र परीक्षा और डिग्री के लिए तैयार करती है, जीवन में किसी व्यवसाय के लिए नहीं। मतलब सप्रू समिति में क्या बताया गया कि भैया ये जो हम कर रहे हैं ना अंग्रेजों के द्वारा इतने दिन से, मतलब तब भी अंग्रेज थे, तो क्या बताया गया, इससे केवल क्या मिल रही है, इससे क्या मिल रही है, चाट रहे हैं बुक, इससे कोई नौकरी नहीं मिल रही, जैसे आज के भी हालात है, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट है, याद रखना। उसके बाद अबाट वुड प्रतिवेदन आया, जिसके द्वारा पॉलिटेक्निक, जो मैंने बताया था ना, आईटीआई पॉलिटेक्निक, उसकी स्थापना की गई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एडवाइजरी एजुकेशन के सन 1935 के प्रस्ताव के तहत पालन करते हुए 1936 में 2 विशेषज्ञों की सहायता श्री अबाट तथा वुड को सरकार द्वारा आमंत्रित किया गया, ताकि वो व्यावसायिक की समस्या पर सलाह दे सके। अबाट वुड ने क्या करा, अपनी रिपोर्ट 1937 में सौंपी, और उसके बाद तकनीकी संस्थान का उदय हुआ, जिसे पॉलिटेक्निक का नाम दिया गया। सोचो, 1937 में रिपोर्ट आई थी, ठीक है, और अबाट वुड आए कब थे? 1935 में, ठीक है।
जाकिर हुसैन समिति, वर्धा स्कीम 1937 की बेसिक एजुकेशन के तहत इन्होंने महात्मा गांधी के पक्ष में थे। राष्ट्रीय स्तर पर सभी बच्चों को 7 वर्षीय निःशुल्क अनिवार्य तथा शिक्षा मातृभाषा के तहत देनी चाहिए। अब याद रखना कि ये बेसिक एजुकेशन में क्या बोला जा रहा है कि मातृभाषा में शिक्षा देनी है, ठीक है। और केंद्रीय हस्तशिल्प के साथ समग्र रूप से संबंधित किया जाए। महात्मा गांधी ने बोला था कि ऐसी शिक्षा हो जिसके द्वारा क्या हो, नौकरी भी मिल सके, बच्चे कुछ सीखे भी। तो संपूर्ण शिक्षा की किसी बेसिक क्राफ्ट शिल्प के साथ उद्योग व्यवसाय को शिक्षा केंद्र के साथ मान्यता दी जाए। कार्य आधारित शिक्षा हो, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बने बच्चे, पढ़ाई लिखाई करके, ये नहीं केवल किताबी कीड़े बन जाए, ठीक है। शारीरिक कार्य पर बल दिया जाए, खाली बैठ के फोटोकॉपी ना पड़े, ठीक है। अधिगम का संबंध समन्वय गहन रूप से घर, समुदाय तथा बच्चों के जीवन पर आधारित क्रियाकलापों से किया गया, ठीक है। उपयुक्त प्रशिक्षण के लिए प्रावधान करना, विकलांग बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करा गया इसी के अंदर, ठीक है, याद रखना। अब इसके बाद लास्ट है ये सार्जेंटरी रिपोर्ट, याद रखना। सार्जेंटरी रिपोर्ट क्या हुआ? सार्जेंटरी रिपोर्ट पहली ऐसी व्यापक स्कीम है जिसमें शिक्षा के सभी स्तरों तथा पक्ष पूर्व प्राथमिक पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, हाई स्कूल मतलब नर्सरी भी, और विश्वविद्यालय शिक्षा तथा साथ साथ तकनीकी, व्यावसायिक तथा समृद्धि की शिक्षा सम्मिलित है। मतलब हर लेवल पे पहली बार कोई रिपोर्ट आई जिसने हर लेवल पे एजुकेशन की बात करी, तो याद रखना सार्जेंट रिपोर्ट है नाम है उसका। बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, इसीलिए देखो ये हाईलाइट कर रखे। पूरी पीडीएफ आपको पढ़नी नहीं है, केवल हाईलाइटेड पार्ट पढ़ लेने। आप मेरे नंबर पर मैसेज कर देना, कमेंट में मैं आपको नंबर दे दूंगा, उस पर मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक। देश की बेरोजगारी समस्या पर गहन विचार किया गया और माना गया कि शिक्षा में ही इसका समाधान निहित है। स्वतंत्र भारत की शिक्षा के लिए ठोस आधार प्रस्तुत किए, ठीक है। अब ये सारांश है, ठीक है। अब ये लो थोड़ा सा पढ़ लो। ज्ञान व्यक्ति का तीसरा नेत्र समझा जाता है, याद रखना। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य निसंदेह वासनाओं तथा तृष्णाओं से मुक्ति पाना है। एकदम महात्मा बुद्ध वाली बात हो रही है। शिक्षा गुरुकुल पद्धति में दी जाती थी, याद रखना, ठीक है। और गुरु विद्यार्थी की शिक्षा का संरक्षक था। अध्यापन प्राय मौखिक रूप से चर्चाओं, वाद विवाद और वार्तालाप सुन के किया जाता था। ये सारी तरीके होते थे, ठीक है। सार्जेंट रिपोर्ट एक ऐसी स्कीम थी जिसमें शिक्षा के सही पक्षों पर चर्चा की गई थी, याद रखना। अब ये खत्म आज पीडीएफ, ठीक है। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना अगर आपका मन करे। अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट दोगे तभी मैं, है ना, अगर इस वीडियो पे 100 भी व्यू आ जाते हैं ना, तो ही मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करना। धन्यवाद।